सरकार से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एक असफल व्यक्ति घोषित कर दिया गया था कि इनको अब कोई और जॉब कर दो, इनको कोई किसी कंपनी में अपॉइंट करा दीजिए, घर बुला लीजिए, वापस वहाँ क्यों पैसा खर्च करा रहे हो आप। तो ये सीन भी मुझे देखने मिला था, ये स्ट्रगल भी मुझे देखने को मिला था। आपने जो पद हासिल किया है इसका सबसे बड़ा सफलता का श्रेय किसको जाता है? इसमें सबसे बड़ा सफलता का श्रेय तो बताना था मुझे कि पर्सनैलिटी सर का देख सकते हैं आप, जो फॉरेस्ट रेंजर है वो उसी ने इनका चुनाव इसीलिए किया है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी जो है इसी के लिए बनी हुई। अब हुआ ऐसा कि न पीएससी का प्री निकला न पटवारी निकला, बोल सकते हैं बैक बेंचर का स्टूडेंट, जो बोला जाता है कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा वो रहता है कि यार आप पढ़ने में ऐसे हो, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसा कि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला है ये सिविल सर्विसेज के लिए है बेनिफिट या फिर इससे दूर रहना चाहिए या फिर ऐसा? लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि आप प्राचार्य जी के लड़के हो, आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो बात मुझे हर्ट कर गई और फिर मैंने वहाँ से अपना पूरा जो मेरा बैकग्राउंड था एवरेज स्टूडेंट उसको मैंने चेंज कर दिया और मेरी मेरिट वहीं से लगना स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है, जैसा कि आप जानते होंगे। हमारे चैनल द कुमार अर्जुन पीएससी वाले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए आपके बीच एक नया संघर्ष, एक नई कहानी को लेके आए हैं, आपसे हम रूबरू कराएंगे। हमारे सामने दुर्गेश पांडे सर, जिनका चयन फॉरेस्ट रेंजर के पद पर हुआ है, हाल ही में रिज़ल्ट 2 दिन पहले आया है। तो सर से उनकी जो स्ट्रगल भरी कहानी है, स्टोरी है, उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। तो सर को पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सर का मैंने इसके पहले जब इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, इसके पहले सर से बात की थी तो उनकी जो जर्नी रही है काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। 2014 से लगे हुए हैं, तब तक इतने समय तक अपने आप को रोकना बहुत बड़ी चीज़ होता है। और तो सर का थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय लेंगे। पहले नंबर धन्यवाद आपका कांग्रेचुलेसन के लिए। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, मैं पन्ना जिले के पवई तहसील का निवासी हूँ। दोस्त लोग बैठे हैं या फैमिली के भी बैठे हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस टाइप से उनको लग रहा है, क्योंकि सर के साथ में रहते थे। सर आपका शुभ नाम? अभिषेक मिश्रा। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं भी पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप सर के साथ में रहते हैं क्या? हाँ, मतलब बगल में रहते हैं, इनका बिल्डिंग अलग है। क्या कहना चाहेंगे, सर का सिलेक्शन हो गया तो? मतलब निःशब्द है हम तो, मतलब लग नहीं रहा कि क्या चल रहा है, ये सपना जैसा हो गया पूरा एकदम से। मतलब समय बदल गया हो, पहले कुछ और समय था, आज कुछ और समय है। जो लोग बुराई करते थे आज वो सब तारीफ के, मेरा नंबर दे दो, अपना नंबर दे लो, ये वाला काम चल रहा है सब। ये है कि संघर्ष सबकी लाइफ में आते हैं, लगे रहना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। दुर्गेश की जैसी बहुत ज़्यादा अच्छी सकारात्मक सोच सबके लिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। प्रकृति ऐसा रहता है कि वो तरंगे जो हैं वो वापस लौट कर आपके पास आती हैं। सबके बारे में अच्छा सोचिए, अपनी मेहनत करते रहिए बस। आपका शुभ नाम? प्रियांशु पांडे। आपको कैसा लग रहा है सर का सिलेक्शन? सर बहुत बहुत अति प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ जो था कि मतलब अभी तक पूरे परिवार में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम पोस्ट तक देखा जाए तो सर्व शिक्षक कोई वर्ग 2 में तो कोई वर्ग 1 में अधिकतम मतलब यहाँ तक थे। तो चूँकि प्रशासनिक पद पर मतलब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब वहाँ तक पहुँच के हमारे परिवार को गौरवान्वित किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि मैंने मतलब अपने जितना भी मेरी आयु हुई यहाँ पे, मैं 2018 से हूँ, तो साथ में ही रहना हुआ, साथ में जितना भी मार्गदर्शन है, जितना भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ सीखने को बाकी हैं, तो उन सबको ग्रहण करना है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतने करीब से पहली बार किसी को देखा है सफल होते हुए, तो मतलब बयान नहीं कर सकता। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, मैं पन्ना जिले के पवई तहसील का निवासी हूँ और मेरे पिताजी प्राचार्य थे सरस्वती शिशु मंदिर के, वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। सर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में बताइए। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मेरी प्रारंभिक शिक्षा थी, स्कूलिंग थी, वो जहाँ पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था, स्थानांतरण हुआ, मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया था और क्योंकि मुझे पीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, मेरा टारगेट पहले से था कि मुझे पीएससी स्टेट सर्विस में जाना है। इस उद्देश्य से मैं इंदौर आया और मेरी ग्रेजुएशन यहाँ पर होलकर साइंस कॉलेज में मेरा अलॉटमेंट लेटर हुआ और मैंने अपना हायर एजुकेशन यहीं से कंप्लीट किया। कब से इसका जो तैयारी है आपका सिविल सर्विसेज का, कब से चल रहा है? कॉलेज टाइम से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे कॉलेज का जब लगभग कौन से वर्ष आपने चालू करा था? ये 15 मई मान सकते उसको, बिल्कुल 15 से ही मैं साइड में, जब मेरे कॉलेज को टाइम मिलता था फ्री टाइम, तो उस दौरान मैं अपनी सिविल सर्विस में टाइम दे देता था तैयारी के लिए। जिसके बाद सर आपका कुछ ये बताना चाहेंगे जो आपकी जर्नी रही है। मैंने जब सर से मिला था मैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उनके जर्नी के बारे में बताया था, क्योंकि वो काफ़ी नंबर से हर बार जैसे
किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देते थे तो हर या तो 0.5 से 1 नंबर से कहीं फिजिकल क्लियर हो गया तो मेरिट में कुछ पॉइंट से बाहर हो गए। तो सर का जो स्ट्रगल भरी जो जर्नी रही है उससे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। तो सर का मैं जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान क्या क्या पड़ाव उतार चढ़ाव आए आपके सामने। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने टारगेट तो फिक्स कर लिया था अपना कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। इस दौरान मैंने तैयारी भी स्टार्ट की। अब चूँकि सिविल सर्विस में आने के लिए का एज मिनिमम एज चाहिए होती है 21। तो इस दौरान मैं तैयारी करता रहा धीरे धीरे। कॉलेज टाइम पे जितना टाइम फ्री मिलता था मैं अपनी तैयारी करता था। 19 में मैं एलिजिबल हुआ फर्स्ट बार पीएससी के लिए। मैंने अपना पीएससी का फर्स्ट टाइम दिया और 1 नंबर से मेरा सिविल सर्विस का प्रीलिम्स रुक गया था। मैं इस दौरान अब चूँकि घर में मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ तो एक जॉब रिक्वायरमेंट भी होती है कि साथ में आप अपना खर्चा भी निकाल पाएँ। टारगेट तो अपना होता ही होता है, साथ में एक जर्नी ये भी होती है कि हमें अपना इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी संभाल के चलना आएंगे। तो इस दौरान मैंने अदर एग्ज़ाम भी दिए थे। 2018 में मेरा जेल प्रहरी में सिलेक्शन हुआ था। उसमें मेरा फिजिकल निकला था, रिटर्न निकला था, लेकिन जब मेरा फाइनल मेरिट आई सर उसमें 0.2 मार्क्स से मैं बाहर हो गया था। इस दौरान थोड़ा हताश मेरे हाथ में लगी थी क्योंकि प्रीलिम्स भी नहीं निकला था और जेल पुलिस में भी मैं कुछ नहीं माइनर अंकों से बाहर हो गया था। फर्स्ट वेटिंग लगी थी मेरी। इस दौरान मैं वापस अपने आप को रिवाइव किया, कंटिन्यू मैंने तैयारी की कि नहीं कुछ करना है। वो बहुत बड़ी असफलता मेरे हाथ में लगी थी क्योंकि मैं उसके लिए बहुत आशान्वित था कि मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, मेरा फिजिकल भी अच्छा गया है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे असफलता हाथ में लगी और मैं थोड़ा हताश हुआ। फिर से मैंने तैयारी स्टार्ट की। इस दौरान मैंने 2020 का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और मेरा उसमें प्रीलिम्स निकला। प्रीलिम्स निकलने के बाद चूँकि ये ओबीसी का केस आ गया था 87-13 की, इस दौरान पीएससी को थोड़ा टाइम लग गया और इस दौरान कोरोना टाइम भी था तो एग्ज़ाम में थोड़ा डिले हो गया। अब एग्ज़ाम में डिले तो हुआ लेकिन अपन को एक जॉब रिक्वायरमेंट थी, टारगेट तो अपना फिक्स था। तो साथ साथ में मैंने अदर एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। जैसे इस दौरान मैंने फिर से कांस्टेबल एग्ज़ाम दिया। जेल प्रहरी के अलावा मैंने कांस्टेबल एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी मेरे 84 मार्क्स थे, लेकिन गनीमत ये रही कि फ़िज़िकल से मैं कुछ इंजरी वगैरह से फ़िज़िकल में रह गया था। और उस दौरान मैंने एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया था रेलवे में, जो रेलवे कंडक्ट कराती है सर। लेकिन हुआ ये था कि इसका जब मेंस था, खासकर ये फॉरेस्ट सर्विस का, ये 24 जुलाई का था उस टाइम पे और मेरा जो कांस्टेबल का फिजिकल था ये 13 जून को था। इस दौरान साथ में ही 17-18 जून के आसपास लगभग एनटीपीसी का भी मेंस साथ में चल रहा था। चूँकि एनटीपीसी में भी 2 लेवल होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। तो उसका जो मेंस था वो इस दौरान इसमें भी कंडक्ट चल रहा था। तो इस दौरान ये बहुत समन्वय बनाना बहुत कठिन था कि मैं कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी करूं, क्योंकि एक जॉब रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल चाहिए ही थी कि एक जॉब के लिए एक स्टेबल हो जाऊं मैं और उसके बाद तैयारी करता रहूँगा अपनी पीएससी की। तो इस साइड में 4 घंटे अपने कांस्टेबल में भी दे रहा था, फिर जो 2 घंटे बचते थे उसमें मैं एनटीपीसी का। लेकिन मेरा टारगेट था कि मुझे फॉरेस्ट सर्विस निकालनी है। तो एग्ज़ाम तो ध्यान तो मेरा एग्ज़ाम में था, लेकिन मैं साइड में पूरा फोकस मेरा फॉरेस्ट सर्विस में था। तो ये कंबाइंड में बनाता चला गया और 24 जुलाई को जो मेरा एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी अच्छा गया था। फिर सर इस दौरान जो आप बता रहे कि उतार चढ़ाव भी आया आपका जो तैयारी करते समय, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके साथ में, जैसे हर एक एस्पिरेंट के साथ में कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड का रहता है कि यार फैमिली बैकग्राउंड इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर पारिवारिक ये भी रहते हैं कि यार इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो, तो 2014 से आप लगे हो कि यार इतना टाइम हो गया है कि अब नहीं हो रहा तो फिर और कुछ करने लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ? हाँ बिल्कुल, ये होता है कि समाज तो देखो लांछन लगाता ही है कि आप क्या कर रहे हो इतने समय से, 14 से क्या कर रहे हो, 17, 18, 19, 20 हो गया है, बाकी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। घर वालों में क्यों भी आशा होती है कि भाई हमारा लड़का ही तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास बनाया। खासकर मेरी दीदी मेरा बहुत सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे, इकोनॉमिक रूप से और मेंटली रूप से। उन्होंने बताया कि उनको मेरा ऊपर विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, ये निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन समाज ने मुझे समय समय पर बताया कि असफलता क्या होती है, सफलता के बाद किस प्रकार से समाज को डील करना होता है, कैसे कैसे लोगों से मिलना होता है। और मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन सफल ज़रूर होऊंगा और मैंने उसके लिए काम किया सर, और मुझे सफलता आखिर में लगी। सर जैसे आपने इसका फॉरेस्ट रेंजर में आपका चयन हुआ है, तो इसकी थोड़ा सा शेड्यूल बताइए मुझे कि किस टाइप से आपने तैयारी जो शुरुआत की थी और किस टाइप से पढ़ते थे आप, क्या दिनचर्या रहती थी आपके पढ़ने की, ताकि अगर कोई भी जो रेंजर की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे मदद मिलेगा कि इस टाइप से आपको सिलेबस को एक स्मार्ट तरीके से आप कवर कर सकते हैं कम समय में। बिल्कुल, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का जो सिलेबस है वो 15 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से खंड आ और खंड बा 2 खंड है। उसमें खंड आ में 5 यूनिट हैं जो एज इट इज़ प्रीलिम्स से ली गई हैं, लेकिन जो सेकेंड खंड है उसमें जो 10 यूनिट हैं उसमें 4 फॉरेस्ट्री है, एक एनवायरनमेंट है, एक एसटी शेड्यूल वगैरह है, और साथ में एक मैथ का भी चैप्टर है। और इसके अलावा जो 3 यूनिटें हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सॉरी, तो अपन उसको एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तैयारी के दौरान मैंने जो अपनी तैयारी की थी सर, हुआ ये था कि उस दौरान जब सी सेट था उसमें 17 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे सी सेट को, तो मैं बहुत असमंजस में था कि मेरा कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा। तो इसी कसमकस में मैं कई बार कट ऑफ भी देखता था, यूट्यूब में डलते हैं सभी के कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा या निकलेगा। ये 15 जनवरी को शायद, मैं एक्चुअली डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 15 जनवरी ही थी, रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, मेरा फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स निकल गया। उस दिन से मैंने अपना एक शेड्यूल फिक्स किया कि मुझे इतनी टाइम देना है, इतनी यूनिट को इतने दिन में ख़त्म करना है। सबसे पहले मैंने टारगेट, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेस्ट्री पहला एज आ टॉपिक फर्स्ट बार इसमें ऐड हुआ था पीएससी के सिलेबस में, तो मैंने पूरा फॉरेस्ट्री का सिलेबस देखा, डिसाइड किया कि इसको अपन कितना टाइम दे सकते हैं। मैंने उसको अपना टाइम शेड्यूल बनाया कि इसको इतने दिन में ख़त्म करनी है, बायोलॉजी इतने दिन में ख़त्म करनी है और केमिस्ट्री इतने दिन में करनी है। मतलब सबका शेड्यूल फिक्स कर लिया मैंने कि इसको इतने दिन में ख़त्म करनी है। मैंने टारगेट रखा कि मुझे कम से कम 28 दिन में फॉरेस्ट्री ख़त्म करनी है, और मैंने वो किया भी। क्योंकि जब अपन किसी लक्ष्य को फिक्स करते हैं और उसके पीछे काम करते हैं, और जब अपना लक्ष्य पूरा होता है तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है सर, जो मैंने फील किया था। तो मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक को डिवाइड करके रखा था कि फॉरेस्ट इतने दिन में करना है, फिजिक्स इतने दिन में करना है, केमिस्ट्री इतने दिन में करना है, और फिर उनका रिवीजन भी रखा था कि इतने दिन में इनको रिवाइज करना है, इतने दिन में इनको रिवाइज करना है। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से मैंने तैयारी की थी। और इस दौरान एक ग्रुप भी था मेरा फॉरेस्ट सर्विस को लेके, जो करंट अफेयर बोलते हैं, सोम शर्मा नाम है उनका, स्टूडियो टेस्ट करके उनका एक टेस्ट सीरीज़ है, स्टूडियो टेस्ट करके। और उस टेस्ट सीरीज़ को मैं ऑब्जेक्टिव लगाता रहता था टाइम पे, जैसे अपनी तैयारी चेक करने के दौरान कि मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कहीं भटक तो नहीं रहा है मैं अपने मार्ग से, या कितनी ओरिएंटेड है मेरी तैयारी। मैं इस दौरान उसको टेस्ट भी करता था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल भी रही वो टेस्ट सर। इस दौरान मैंने जो मेरा टाइम शेड्यूल था वो सुबह से लेकर शाम रात तक पूरा फिक्स था। मैं सुबह उठता था और लगभग 5 बजे उठ जाता था, और 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 6 बजे के बाद मैं 11 बजे कम से कम बीच में 15 मिनट दे देता था नाश्ता वगैरह के लिए, क्योंकि भूख तो लगी जाती है। इसके बाद मैंने अपना पूरा टाइम फिक्स करके रखा था, और चूँकि मेरे साथ मेरे भाई बहन भी रहते हैं, उन्होंने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया था सर इस दौरान। मतलब नाश्ता वगैरह में खाना बनाया, मुझे दिक्कत नहीं गई कभी। मेरे पास मैसेज आता था कि दादा खाना बन गया है, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ रूम में, यहाँ पे भाई बहनों के पास। तो मैसेज आया था कि दादा खाना बन गया है। मैं अपनी पढ़ाई वहीं पे रोक के पहुँच जाता, तो मेरा टाइम बहुत बच जाता था इस दौरान। मतलब कि यहाँ से निकलने के दौरान, लाइब्रेरी से रूम पहुँचने के दौरान काफ़ी टाइम बचता था, और मैं बिल्कुल अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दे पाया, ना कि खाना वगैरह में जो अदर स्ट्रगल देखने पड़ते स्टूडेंट लाइफ में कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। ये सब मुझे देखने नहीं पड़ा। मतलब मेरे भाई बहनों ने भी काफ़ी सहयोग किया मेरा इसमें खाना वगैरह में। और मैं टोटल मेरा पूरा टाइम, मतलब 15 जनवरी से लेकर 24 जुलाई तक, जो कि बीच का मेंस का टाइम था सर, ये पूरा मैंने अपना फिक्स करके रखा था। मेरा टाइम कहीं नहीं गया। मैं लाइब्रेरी से रूम, रूम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रूम, रूम से लाइब्रेरी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और मैंने सारी एक्टिविटी बंद करके रखी थी। जैसे आपको लगता है जो इंदौर में चलता है लाइब्रेरी का, जी, एक तरह से भूत ही है ये, मतलब सबको कि लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है, बिना लाइब्रेरी के पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कुछ है क्या? आपको लगता है कि लाइब्रेरी जाना कंपलसरी रहता है, या फिर आप रूम पे पढ़ाई नहीं कर सकते, होती नहीं है? नहीं, एक अपने आप को बांधने के लिए, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रूम में पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ऐसा कंपलसरी नहीं कि रूम में पढ़ाई नहीं हो सकती है, आप रूम में भी माहौल बना सकते हो अगर आपको अपने सूटेबल है। अपने ऊपर है कि हमारा अपना 100% हम कहाँ दे पा रहे हैं, हम लाइब्रेरी में दे पा रहे हैं या अपने रूम में दे पा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि मैंने लाइब्रेरी जब मेरा सिलेबस मैंने अपना टारगेट किया था कि मेरा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मैं लाइब्रेरी छोड़ दूँगा, और मैंने जैसे ही अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट किया मैं लाइब्रेरी छोड़ा, और रिवीजन के दौरान मैंने अपने रूम में ही तैयारी की थी फिर 1-2 महीने। और आपने ये प्लान बनाया था कि आप एज अ बोल सकते प्लान भी, यानी कि अगर अब भी नहीं होता आपका फॉरेस्ट में, तो फिर क्या प्लान था आपका? चूँकि मेरे साथ में पैरेलल का एग्ज़ाम चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कांस्टेबल चल रही थी, एनटीपीसी चल रही थी, और हाल में ही कई एग्ज़ाम आने वाली थी व्यापम को लेके। तो प्लान भी तो मेरा कुछ नहीं था। मेरा प्लान यही था कि निकालना है, और निकालना ही निकालना है, मेरा ये टारगेट था, हर हाल में निकालना है। प्लान भी मैंने लेके नहीं चला था। हाँ, प्लान बी के तौर पे ये दे सकते हैं कि है अदर जॉब प्रेफरेंस, कि शायद कांस्टेबल दे लेते हैं, इसमें निकल जाता तो ठीक है, इसमें निकल जाता तो ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस को लेके मैंने प्लान भी नहीं रखा। फॉरेस्ट सर्विस को लेके मेरा प्लान यही था कि मुझे सिलेक्ट होना है, हर हाल में सिलेक्ट होना है, और उसके लिए मैंने प्रॉपर तैयारी भी की, प्रॉपर मेहनत भी की। जब आप इंटरव्यू दे के आए थे तो आपको भरोसा था कि मेरा जो मेंस भी अच्छा गया है या फिर इंटरव्यू भी अच्छा गया है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा था, या फिर उम्मीद थी कि नहीं आपको? नहीं, मुझे प्रॉपर उम्मीद थी। मैं जैसे ही मैं मेंस दे के निकला, और मैंने अपने सहपाठियों से जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे उनसे कांटेक्ट किया, और बाकी लोगों के नंबर जाने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरा मेंस तो निकल रहा है।
और मेरा टारगेट पहले से ये भी था कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं कि इंटरव्यू की ज़रूरत ना पड़े मुझे, और ईश्वर की कृपा थी कि मेरे उतने मार्क्स थे कि मुझे इंटरव्यू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। तो मैं पहले से आश्वस्त था कि मेरा सिलेक्शन तो होगा। अच्छा, जो सिविल सर्विसेज का जो ये रहता है अपना इंटरव्यू और फॉरेस्ट का जो रहता है, क्या थोड़ा सा अलग रहता है? बोर्ड का माहौल तो सेम रहता है, पूरी प्रक्रिया सेम होती है जैसे सिविल सर्विस में होती है। अंतर केवल इतना होता है कि उसमें सिविल के लिए जो अदर मेंबर्स बुलाते हैं बोर्ड मेंबर्स के अलावा, वो सिविल से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट से ही रिलेटेड जो अदर मेंबर्स बुलाते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। और पूरा जो आपका इंटरव्यू है वो आपके डेफ मतलब जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा आपकी फॉरेस्ट्री पे ही चलता है। ऑल क्वेश्चन फॉरेस्ट्री पे होते हैं आप, और बाकी तो जो सिविल में है हॉबी वगैरह आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, इस पे चलता है। अच्छा, जो आपने बताया जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी आपने, तो टेस्ट का कुछ बेनिफिट मिलता है, हर किसी को करना चाहिए या फिर ऐसा ही सेल्फ भी मतलब हो सकता है? नहीं, बिल्कुल टेस्ट सीरीज तो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम था और तो इसमें टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूँकि इसमें क्या होता है कि आप अपना परीक्षण कर पाते हैं और एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हमारी तैयारी हमारे पैमानों पर खरी उतर रही है नहीं उतर रही है। तो टेस्ट सीरीज मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ और टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, और आप सोर्सेज बताएंगे कुछ, ताकि उनको जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं कि आपने कौन कौन से सोर्स यूज़ किया था? बिल्कुल, चूँकि उस टाइम पे ये नया सिलेबस था 2020 के लिए स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का, नई यूनिट ऐड हुई थी। फर्स्ट पार्ट तो पूरा प्रीलिम्स का था, सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा टफ था, उस टाइम पे सिलेबस भी अवेलेबल नहीं था अपने मार्केट में। तो इसके लिए मैंने कुछ साइंस के लिए छत्तीसगढ़, क्योंकि अपने यहाँ का फॉरेस्ट सर्विस का जो सिलेबस है साइंस का स्पेशल और एनवायरनमेंट का, वो एज इट इज़ छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस से मैच करता था। तो मेरा एक फ्रेंड है जो वर्तमान में बिलासपुर में CSP है, उससे मैंने कॉन्टेक्ट करके नोट्स का अरेंजमेंट कराया। और साइंस मैंने इनिशियल तौर पर वहीं से स्टार्ट की थी, वहीं से प्रिपरेशन की मैंने साइंस की। इस दौरान मैंने इसमें और डीप वर्क किया कि और कहाँ से इसको कवर कर सकते हैं साइंस को। पुराने क्वेश्चन देखे फॉरेस्ट के जो आए थे, अदर स्टेट सर्विस में जो फॉरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं उनको देखा मैंने। तो मैंने ये भी पाया कि इसके सारे क्वेश्चन NCERT से मैच करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो कि NCERT को कवर करो आप 9th 10th और 11th 12th की जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, सिलेक्टेड चैप्टर जो फॉरेस्ट सर्विस के या सिलेबस में मेंशन है, उनको आप पिन कर लो, उनको आप फाइंड आउट कर लो और उससे तैयारी करो, आपका बिल्कुल हो जाएगा उसमें। साइंस के लिए यहाँ से काफ़ी रहेगा। और फॉरेस्ट्री के लिए आप हॉर्नबिल को प्रेफर दे सकते हो, काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट रहा, काफ़ी हेल्पफुल रहा। फॉरेस्ट्री उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कहीं हो पाएगी। लेकिन आप अगर सेल्फ करना चाहते हो तो इसके लिए भी बुक आती है, IFS की मणिक नंदन S प्रभु की है, अदर बुक भी हैं जो फॉरेस्ट्री में अवेलेबल है सर, उसको भी अपन देख सकते हैं एज फॉरेस्ट्री। आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जो आपकी जो स्कूलिंग जर्नी थी, मतलब एवरेज स्टूडेंट है या ब्रिलियंट है, किस टाइप से रहता था आपका पढ़ने का? स्कूलिंग में तो मैं टॉपर ही था, हमेशा फर्स्ट रैंक मिलती थी मुझे। हाँ, लेकिन 5वीं तक मैं एवरेज स्टूडेंट ही था, क्योंकि 5th तक में मेरा मन यहाँ वहाँ लगता नहीं था, घर में ही था। तो थोड़ा घर का वातावरण में अपने सबसे छोटा था, तो वैसे लाड़ प्यार में चलता था, तो पढ़ाई पे उतना ध्यान जाता नहीं था, खेलने कूदने पे ही था और फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने। लेकिन 5th के बाद जब मैं 6वीं में गया तो पिताजी का ट्रांसफ़र मैहर हो गया था। तो मैहर ट्रांसफ़र जब हुआ तो मेरा घर छूट गया, मम्मी घर में थी, पिताजी के साथ मेरा रहना था। तो अब खाली टाइम क्या करूं, तो मैंने फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया। और हुआ ये था कि वहाँ पर जब स्कूल था जो सरस्वती शिशु मंदिर मैहर का, वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और मुझसे क्वेश्चन पूछे। अब चूँकि उस 5वीं तक मैं एवरेज स्टूडेंट था तो मेरे से वो क्वेश्चन बना नहीं। मैंने 6वीं में मेरिट लगाई, मैहर स्कूल में मेरे फर्स्ट रैंक थी। उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू फर्स्ट रैंक पे ही रहा। आपको लगता है जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी रहती है और हर किसी के मतलब ये नहीं बोल सकते कि हर कोई कर सकता है इसको, या फिर मैं पूछना चाहूँगा कि एक एवरेज स्टूडेंट भी इसकी प्रिपरेशन कर सकता है क्या? जो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, वो कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे तैयारी अलग है, स्कूल से पूरी तैयारी अलग है। इसमें आप जब भी समय देंगे, जब भी आप कंसिस्टेंस रहेंगे, आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसमें आप अपना 100% देंगे, तो इसमें आपको 100% मिलना तय है। तो ये नहीं बोल सकते कि एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता है, बिलो एवरेज भी कर सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मेरे पास कई उदाहरण ऐसे हैं जो बिल्कुल एवरेज थे, एवरेज से बिलो थे और आज MPPSC में सिलेक्टेड है सर। और ये बोलना चाहूँगा, अभी हाल ही में कुछ मतलब रिजल्ट भी आ गया जैसे पटवारी का। कई सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया था अपने आप को यार कि PSC बहुत लेट कर रहा है, रिजल्ट में परिणाम नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को डाइवर्ट कर लिया। डाइवर्ट ऐसे बोले थे, उन्होंने पटवारी की तरफ मोड़ लिया और पटवारी में घुस गए वो। अब पटवारी का एग्ज़ाम भी क्या बोलना चाहेंगे, अब क्या करें वो? उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत लंबा समय अपने PSC में दिया है, आप विश्वास रखिए अपने ऊपर भी, और थोड़ा धैर्य की ज़रूरत तो होती है, काफ़ी लंबी एग्ज़ाम है।
और इसमें एक सर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, गारंटी तो दे नहीं सकते हैं कि इतने समय में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपने धैर्य के साथ इस पर लगे रहें, आपने इसमें समय दिया है तो अपने ऊपर विश्वास भी रखें कि ये निकलेगा, और आप देखें कि आपकी कमी रह कहाँ गई है पीएससी में, उस कमी को फाइंड आउट करके उस पर बिल्कुल प्रॉपर काम करिए और एक शेड्यूल फिक्स करिए और साथ में लगे रहिए। तैयारी बिल्कुल आपकी बेकार नहीं जाएगी, मेहनत एक ना एक दिन रंग लागती है। इसी विश्वास के साथ मैंने भी वर्क किया था सर, और मैं लगा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप अपने लिए कितने कॉन्फिडेंस हैं। आप अपने लिए अगर कॉन्फिडेंस हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है, लेकिन आप दूसरों के द्वारा कॉन्फिडेंस ले रहे हो तो आप थोड़ा असमंजस में, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे टाइम पर जैसे डाइवर्ट होना चाहिए नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जैसे अभी वर्तमान में कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, बहुत सारे ऐसे रहेंगे कि वो उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, तो उनको होना चाहिए या फिर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी पे अडिग रहना चाहिए? चूँकि ये डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों की कुछ परिस्थिति भसीभूत होके जाते हैं सर, कि मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर किसी के पास बैकग्राउंड है, अगर वो उसके पास है कि वो प्रॉपर उसके पास टाइम है, वो तैयारी कर सकता है, 1-2 साल टाइम दे सकता है इसमें, तो मेरे हिसाब से उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए और अपनी तैयारी प्रॉपर इसमें करनी चाहिए। आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आपको नहीं लगा ऐसा कि आपने कांस्टेबल भी दिया, आपने बताया कि मैं फिजिकल में कुछ इंजरी की वजह से बाहर हो गया, फिर जेल पेरी का दिया, उसमें भी कुछ नंबर से शायद मेरिट से बाहर हो गए, उसके बाद आपने बताया कि रेलवे का भी दिया, उससे भी कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आप बाहर हो गए, तो इतने समय तक आपको क्या लगता था कि यार हुआ तो होगा कि यार अब नहीं करना चाहिए, और आप इतने समय बाद फिर आपको एक अच्छे अधिकारी की पोस्ट मिल गई, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें ये मेरे को रियलाइज़ तो हुआ था कि कहीं ना कहीं सहयोग तो बनता है। एक छोटी पोस्ट अगर आपके हाथ से निकलती है तो एक बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार करती है। ये मैं बिल्कुल आज मेरे ऊपर ये युक्ति चरितार्थ भी हुई है। कई लोग कहते हैं कि असफल हो जाता है कोई व्यक्ति छोटी पोस्ट से, तो बोलते हैं कि नहीं आपको कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी, रहने देते हैं यार भाई, थोड़ा आगे प्रयास करो, हो सकता है आपके लिए नहीं बनी हो। तो मैंने ये देखा अपने ऊपर कि आज मैं कह पा रहा हूँ कि हाँ वो पोस्ट मेरे लिए नहीं बनी थी, ये पोस्ट लंबी पोस्ट मेरा इंतजार कर रही थी, मैं ये कह सकता हूँ आराम से। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि हाँ उस टाइम पे नहीं हुआ था तो ठीक नहीं हुआ था। क्योंकि एक असफलता के दौरान जब कोई आपके साथ नहीं होता है, तो उस दौरान मेरी दीदी थी, साथ में मेरे दोस्त भी थे, अभिषेक मिश्रा जी हो गए, हमारी विषम परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े रहे। कुछ और दोस्त भी थे जो मेरे साथ इन विषम परिस्थितियों में मेरा साथ निभाते रहे, और मुझे एक जो बोलते हैं ना कि एक सहायता पड़ती, मानसिक सहायता, कि जब समाज आपको हे दृष्टि से देखने लगता है कि आप असफल व्यक्ति हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप केवल कांस्टेबल के लिए बने हैं या एक छोटी पोस्ट के लिए बनेंगे, आप उसमें ही फंस के रह जाओगे। उस दौरान जब कोई आपके साथ नहीं होता है तो इन्होंने हम पर विश्वास जताया, मुझ पर विश्वास जताया कि नहीं तुम बड़ी पोस्ट के लिए हो, निश्चित रूप से सफल होगे। और दीदी ने काफ़ी सहयोग किया, मेरा घर वालों ने सहयोग किया है। घर वालों ने इस प्रकार सहयोग किया कि मुझे मतलब हताश नहीं होने दिया कि तुम अदर फील्ड में लग जाओ, कुछ और करने लगो। घर वालों ने मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट किया है कि नहीं लगे रहो बेटा, एक ना एक दिन सफल होगे। काफ़ी सहयोग रहा, मतलब इस दौरान का काफ़ी सहयोग था मुझे। इंदौर का फेमस जगह है भोला राम, जी जी, है ना, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी पता है भोला राम के बारे में। इस भंवर कुआं जो है और भोला राम के बारे में क्या राय है आपको, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ का माहौल जो है मतलब अलग ही, अगर वहाँ पे कोई चला गया तो हो सकता है कि वो उससे गुजर जाए, लेकिन वो वापस तो ज़रूर आएगा उसमें। तो उसके बारे में क्या विचार है आपको? क्योंकि ये ऐसा माया जाल है, अगर आप घुस गए तो चले जाओगे, अगर नहीं घुसे हो तो बाहर हो जाओगे, ऐसा कुछ। दिक्कत ये है कि आपका टारगेट कितना मजबूत है, आप अपने टारगेट के लिए कितने प्रेरित हैं, आप कितने समर्पित हैं, वो डिपेंड करता है। आपको बाकी चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती हैं अगर आपका टारगेट आप सबसे महत्वपूर्ण है। अदर चीज़ें आपको लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट बिल्कुल ऐसा है कि नहीं हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, तो ये भंवर जाल आपके लिए ही बना हुआ है। और क्या बोलना चाहेंगे जो जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं? जी। एक थोड़ा सा पर्सनली पूछ लेता हूँ, व्यूअर्स तो देख ही रहे हैं। जी। ऐसा कुछ दूर पास ये अपना इंडिविजुअल व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यहाँ तक है कि आपका जो सहयोगी है, जो आपको आपके लक्ष्य के लिए प्रेरित करे, आपके लक्ष्य के लिए सहयोगी हो, अगर वो आपके साथ है तो ये ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें आपको लक्ष्य की ओर ले जाती हैं आगे, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, और जो भी आपको लक्ष्य से भटकाती हैं वो सारी चीज़ें ख़राब ही हैं। तो जो भी चीज़ें आपको लक्ष्य की ओर ले जाती हैं, आपको हेल्पफुल करती हैं आपके लक्ष्य के लिए, आपको मोटिवेशन देती हैं, तो ऐसे लोग सही हैं। अगर कोई आपको लक्ष्य से भटका रहा है तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आपके हिसाब से यही है कि अगर आपको जो मतलब आपकी जो मतलब डाइवर्ट कर रहा है उससे आप दूर ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके फेवर में है, या फिर आपके जो गोल है उसके तरफ
साथ दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब दूर रहे इन चीज़ों से, है ना, क्योंकि अगर आप काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपना समय अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आपका मन कहीं और है, आपके मन में वो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, जैसे पढ़ाई के दौरान कई चीज़ें अपने माइंड पे चलती हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपकी जगह कई और चीज़ें चलने लगती हैं, तो आप निश्चित रूप से भटक जाएंगे अपने लक्ष्य से। और यहाँ एक बहुत लंबे लोग कतार पर लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की जब फिक्स पोस्टें हैं 260 360, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, 500 पोस्टें, और लगभग लाख स्टूडेंट इंदौर के भंवर कुआं से लेके बोलाराम में रहता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे फील्ड में जहाँ काफ़ी लोग केवल इसी तैयारी पे आते हैं, अगर आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, डाइवर्टर है, तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और जो आपके लिए हेल्पफुल है उसके साथ निभाइए, साथ चलिए, उसके जो भी चीज़ आपके आगे बढ़ाने में काम आती है। बैठे थे, खड़े हो गए, थोड़ा सा धूप ज़्यादा लग रही थी यार, तो इस चक्कर में खड़े हो गए। से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसा कि आपका सिलेक्शन हुआ, आप घर गए थे? अभी जाना है, कल निकलूँगा। अच्छा, जैसे जो कॉल वगैरह आए होंगे फैमिली वगैरह से, तो उनका क्या आपके प्रति रवैया क्या था, उनका बात करने का वगैरह किस टाइप से? रवैया तो ये था कि जो पहले ये दुख रहे थे कि इनको घर बुला लो वापस, क्यों इन पर पैसा खर्च कर रहे हो, काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है, घर बुला लेते हैं, कहीं और देख लेते हैं इनका। तो उनका रवैया ये था कि बहुत बढ़िया किया, इट ए ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर यू। मतलब अलग रवैया था कि मतलब जो मैं सुनना चाह रहा था कि इनसे ही सुनूंगा, मैं एक दिन सफल हो कि इनसे ही सुनूंगा कि मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा भी लगा, मज़ा भी आ रहा है। फैमिली से हैं या फिर आसपास जो भी आपके, एक्चुअली अगर आप विलेज से रहते हैं अपन, तो थोड़ा सा आसपास का जो है फैमिली वो इस तरफ बढ़ता है कि यार कहीं ना कहीं इन्होंने भी आज पद प्राप्त किया है, इतने लंबे इतने लंबे समय बाद चयन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी करना चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए ये है कि बिल्कुल अगर आपका सपना है इस फील्ड में आने का, तो बिल्कुल रूप से आइए, और अगर आप मेहनत करते हैं तो मेरा ये है कि निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं भी सफल हुआ हूँ, मेहनत किया है। ये निश्चित रूप से समय तो लगता है, ये गारंटी कोई नहीं कर सकता कि मैं पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाऊँगा, सेकेंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाऊँगा। आप अपना प्रयास करिए, आप अपना 100% दीजिए। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो जाए, सेकेंड में भी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन इसमें आपका परिवार का रोल काफ़ी होता है, उसको सपोर्टिव होना चाहिए कि हमारा बालक कितनी मेहनत कर रहा है। आपको अपने बालक को जज करना आना चाहिए कि वो मेहनत कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। अगर वो मेहनत कर रहा है तो निश्चित रूप से सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि एक मैराथन है, यहाँ कोई गारंटी नहीं कि आप पहली बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, दूसरी बार में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए और लगे रहिए आप इसमें। अगर आपका सपना है तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा ये। आपको आपके सामने सबसे दो चीज़ें हैं, सबसे अच्छा पल कौन सा रहा और सबसे बुरा वक्त कौन सा रहा आपका? मेरा सबसे अच्छा वक्त तो यही चल रहा है, अभी का सबसे अच्छा वक्त चल रहा है। और सबसे बुरा वक्त तब था जब मैं बहुत माइनर नंबर से बाहर होता था, कहीं फिजिकल से बाहर हो गया। बहुत हताश हुआ था उस टाइम पे, जब मैं मेरे लगभग 78 मार्क्स थे उस टाइम पे, और यूट्यूब में जो कट ऑफ चल रहा था 75 चल रहा था जेल प्रेरी का। तो बहुत खुश था मैं अंदर से कि मेरा सिलेक्शन तो इसमें हो जाएगा, और इसके बाद मैं अपनी पीएससी में टाइम प्रॉपर दे पाऊँगा, इकोनॉमिक रूप से भी स्टेबल हो पाऊँगा। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन आया तो बहुत अंदर से मेरा ये था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सिलेक्शन देखा, मैं 0.2 से बाहर हो गया था, तो वो मेरा बहुत ख़राब समय था। मैं उस टाइम पे थोड़ा हताश भी हुआ, थोड़ा मायूस भी हुआ, ख़राब भी लगा, मम्मी को भी ख़राब लगा था, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बालक को दुखी होता नहीं देख सकते हैं। मम्मी भी उस टाइम पे मतलब दुखी हो गई थी। लेकिन उस टाइम मैं रात को 2-3 बजे तक जगा था, और मैंने उस टाइम रात को ही बुक खोली थी। मैंने उस दिन फिक्स कर लिया था कि मैं अब लंबी तैयारी पे जाऊंगा, ये पोस्ट मेरे लिए नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली। अपने आप को मैंने दिया किसी प्रकार से कि चलो हो गया, ये नहीं अपने लिए नहीं है, आगे काम करते हैं। मेरी अच्छी बात ये थी कि मैं लगा रहा कंटिन्यू, क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन था, सफलता मुझे चाहिए थी, मैं कंटिन्यू लगा रहा और मुझे सफलता मिली। तो सबसे बुरा समय मेरा वही था कि जब मुझे असफलताएं लगातार मिलती गईं, तो लोगों ने मुझे एक असफल व्यक्ति घोषित कर दिया कि ये तो या तो झूठ बोल रहा है, 1-2 नंबर से बाहर हो रहा है। तो वास्तविकता ये थी कि मैं वास्तव में 1-2 नंबर से बाहर हो रहा था, लेकिन लोगों को शायद ये लग रहा था कि ये जैसे ज़्यादा लोग बहाने देते हैं कि मैं बाहर हो गया 1 नंबर से, तो उनको भी यही लगा होगा। उन्होंने मुझे असफल व्यक्ति घोषित किया और असफलता के तौर पर देखने लगे कि इसको लगाओ कहीं पे, मतलब किसी काम का नहीं है, बुला लो, काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है, और ताने भी मार देते कि क्या चल रहा है तुम्हारा। सहता गया मैं। कुछ लोग तो ये भी बोल गए कि क्या मैं मतलब ग्लैमर बना रहे हो क्या, क्योंकि मेरा शौक़ है थोड़ा फोटोग्राफी का कि मैं अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो कुछ लोगों को ये था कि भाई बॉडी वॉडी बना ली है और ग्लैमर है इनका सिलेक्शन तो कहीं होना नहीं है, ये 1-2 नंबर का बहाने देते हैं हर बार। तो काफ़ी लंबा दौर था, क्योंकि जब मैं वास्तव तैयारी करता था वो लोग इस प्रकार का रिएक्शन करते थे तो दुख तो लगता था, लेकिन साथ में मैं अपने अंदर को मजबूत करता था कि नहीं, करना तो है, इनको तो काम बोलना है, अपन इनको जवाब अपनी तैयारी से देंगे।
और मैंने वो किया है। आज वो समय है कि मैंने अपनी तैयारी से उनको जवाब भी दिया है। जैसे आपने एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इतने लंबे समय से आपने फेस किया, 2014 से लगे हुए हैं, जो कि आज 2023 हो गया है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, बहुत सारे किसी भी फील्ड में हो, अपन एक की नहीं बात कर सकते, लेकिन वो लंबी तैयारी करते हैं। हो सकता है वही जैसे आपने फेस किया और आपका सिलेक्शन हो गया, और कहीं ना कहीं उनका नहीं हुआ है किसी का, वो भी लंबे समय से लगे हुए हैं। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनके परिवार को ज़रूरत है, मतलब उनके परिवार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट करें, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो कभी कभी अपना समय साथ नहीं देता है, जैसा मेरा समय साथ नहीं दिया था, लेकिन हो सकता है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही है। तो मेरा उनकी फैमिली से आग्रह रहेगा कि उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनको, क्योंकि डिमोटिवेट तो वो अपने आप से हो रहा है। अगर वो व्यक्ति असफल हो रहा है तो वो ऑलरेडी खुद में डिमोटिवेट हो रहा है। तो मैं फैमिली से आग्रह करूंगा कि उनका सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरत होती है। मैंने फील किया कि इस टाइप से जो सर का जर्नी रहा है, काफ़ी स्ट्रगल भरा जो जर्नी है वो रहा है। इस टाइप से देख सकते हैं, क्योंकि ये लगातार तैयारी में लगे रहे। अगर ये चाहते तो स्किप कर देते, और इनके दौरान ये भी हुआ कि इनका सिलेक्शन मतलब जेल फेरी में भी कहीं ना कहीं रुके, ये हो गया था, फिर भी मेरिट से बाहर हुए। कांस्टेबल में भी हुआ था तो फिर बाहर हो गए। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव में लीजिए इसको, क्योंकि अगर ये वहीं स्किप कर देते या अपने आप को रोक लेते थे या डीमोटिवेट हो जाते, तो आज इनको अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो इससे आपको कहीं ना कहीं तो सीखना चाहिए कि आपको लगे रहना है, चाहे आप एक बार असफल हुए फिर भी लगे रहना चाहिए, फिर वापस से आपके साथ में असफलता आई फिर भी आपको लगे रहना चाहिए, आपको डटे रहना है, जब भी जाके आपका हर हाल में सिलेक्शन होगा। और लास्ट में सर से बस एक और भी स्टूडेंट है जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आप असफल हैं तो आप असफलता से सीखिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि आपकी असफलता ही आपको आगे लेके जाएगी। मैंने जहाँ तक देखा है कि कुछ लोग ही हैं, गिने चुने हैं, उनका संयोग है, भाग्य भी कह सकते हैं, मेहनत भी कह सकते हैं कि उनका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैंने असफलताओं से ही सीखा है। अगर आप असफलताओं से सीखते हैं तो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार करती है। तो बिल्कुल उसे आप उसमें लगे रहिए और आप अपना ईमानदारी से 100% दीजिए। कोई कुछ कहे आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना रास्ता मत भटकिए, आपने अपना लक्ष्य बनाया है उस पर फोकस रहिए और अपने ऊपर विश्वास रहिए। कोई कुछ भी बोले आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी कोई बोले तो उसको बिल्कुल, जो बोलते हैं ना कि कोई पत्थर फेंके तो उस पर दीवार बना लो उसकी, तो उस प्रकार काम करें आप, उस पर आप अपनी असफलताओं को पॉइंट आउट करें, उस पर काम करें और अपनी असफलता को सफलता के शिखर की ओर लेके जाएँ। मेरा यही संदेश सबको रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने पूरा आपको बता दिया है कि किस टाइप से सर का जर्नी रहा है। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो जो हमने नहीं पूछा हो और पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको कवर ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार हम बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, इतने टाइम से आपके लिए कुछ ना कुछ ला ही रहे हैं।